अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत तेजी से कुछ डेवलपमेंट है। एक तो आमना मलिक के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने केस आया, मेरा खास तौर पर जिक्र आया और मेरे सुनने में आया है कि मुझे कोई नोटिस किया है कि 7 दिन के अंदर जवाब दूं। मैं उस पर अभी बात कोई नहीं करना चाहता। वो मैं चाहता हूं कि आमना मलिक के साथ मैं गुफ्तगू करूं, चूंकि ये आप नॉलेज में। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम इशू है वो इमरान खान साहब की जात के हवाले से है। और मेरे साथ इस वक्त आप डॉक्टर मोईद पीरज़ादा देख रहे हैं। आप इस वक्त अमेरिका में हैं और लाइफ जो आप जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं वो आप लोगों के सामने ही। लेकिन ये टाइम कुछ ऐसा है जो कि बहुत करीबी से वक्त गुजारा है। और डॉक्टर मोईद पीरज़ादा उस वक्त पाकिस्तान में ही थे जब ये सारे हालात और वाकयात देख रहे थे। अब जरा मैं आपसे डॉक्टर साहब जरा दो तीन चीजें समझना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि इमरान खान को गिराने के लिए हर अरबा जो है बुरी तरह नाकाम हो चुका है। हर घोड़ा पिट चुका है। कुछ समझ नहीं आ रही। मैं समराइज करके जाऊंगा जो कि आप बाहर बैठे हैं, आप इसको बेहतर तरीके से बता सकेंगे। सबसे पहले मैं लेटेस्ट बता दूं, नवाज शरीफ को मैदान में उतारा, जैसे के लिए 10-20 लोग आए, पिट गया। एमक्यू को ला के दर पे बिठा दिया, पिट गया। बाप लेके आए, पिट गया। और फिर अब अमरीकी सफीर या अमरीकी या यूके वाले लोग आए, वो भी पिट गया। तो अब इस स्टेज के ऊपर आप क्या देख रहे हैं कि यानी वो क्या रह गया अब उनके पास? इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ कर सकेंगे आप? मैं तो नहीं समझ रहा। मुझे तो लग रहा है उनकी कहानी खत्म हो गई। जी, आप सही कह रहे हैं अज़हर साहब। पहले शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने 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 प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। देखिए, इमरान खान को गिराने की कोशिश के अंदर सिस्टम ने अपने आप को बहुत ज़्यादा, जिसको एक साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं कि रिग्रेस, ये सिस्टम बहुत गिर गया है। सिस्टम बहुत ज़्यादा एक मिडीवल, एक प्रिमिटिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर चला गया है, जहाँ हर वो चीज़ की जा रही है, हर वो हरकत की जा रही है, जो आज से 20 महीने पहले आप उसकी तवक्को नहीं कर सकते थे। और जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं, वो उस पे जुल्म ये है कि वो मसलसल ये कह रहे हैं कि ये पहले भी ऐसा ही होता था। हालांकि मैं और आप इसके लिविंग हिस्टोरियन हैं। मैं 2005 से मसलसल टीवी के प्रोग्राम कर रहा हूँ, हर हफ्ते में 4-5 प्रोग्राम, कभी पूरी ब्रॉडकास्ट। तो ज़ाहिर है कि हर दिन की डेवलपमेंट को देखना, उसके नोट टेकिंग करना, चीज़ों को, तमाम जितने भी न्यूज़ मेकर थे, इम्पोर्टेंट शख्सियात की, उन सब से रब्ता रखना, बात करना। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो हमने अपनी आंखों से और अपने कानों से इससे पहले नहीं देखा। अब यही हमारे बचपन की बहुत बात है कि 1979 में, 1977, 77 और 79 का जो टाइम पीरियड है, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लाया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देनी थी, उस ज़माने का जो जुल्म और जबर था, उसको आप इस इन हालात के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि वो बड़ा लिमिटेड किस्म के पैमाने पर था, बिकॉज़ 5 जुलाई 1977 को जब मार्शल लॉ लग गया, तो तमाम सियासी जमातों को, पीपल्स पार्टी के लीडरों को रूपोश हो गए, लोगों ने सरेंडर कर दिया। वहाँ कोई स्ट्रगल नहीं हुई थी। यहाँ तो ये हुआ कि चूँकि मार्शल लॉ नहीं था और मार्च 2022 के बाद से एक सियासी जद्दोजहद शुरू हो गई। उस सियासी जद्दोजहद को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम ने बड़े जुल्म किए हैं। अभी आप देख लें कि पिछले 24 घंटे में ये जियो न्यूज़ के ऊपर जो खबर मानिका साहब का एक इंटरव्यू करवाया गया, अब ये इंटरव्यूज़ जो हैं इन्होंने बड़ी अजीब शक्ल अख्तियार कर ली है। पहले जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई मई 9 के हवाले से, फिर लोगों से टेलीविज़न प्रोग्राम्स में उनको लाया गया, फिर उनको इंडिपेंडेंट जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है जहांगीर खान तरीन साहब की, उसमें शामिल करवाया गया। अब ये नया ट्रेंड है कि ये खबर मानिका साहब जो हैं ये अगवा हो गए, गिरफ्तार हो गए, गुम हो गए, इन पे पर्चे बन गए। इनके साथ डील ये हुई है कि आपने जाके ये हज़ियान और ये बकवास जो है वो टीवी प्रोग्राम में करवानी है। अब इसके साथ ये देखें कि पाकिस्तान का किसी ज़माने में कहते थे कि जियो न्यूज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। आज वही जियो न्यूज़ जो है वो कितना गिर चुका है, कितना पार्टीजन हो गया है, किस लेवल पे चला गया है पाकिस्तान का इतना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म, कि उसके ऊपर उनका जो लीडिंग एंकर पर्सन है उसको कह के इस किस्म की डिस्कशन जो है वो करवाई गई। यानी मीडिया नीचे गिर गया, रियासत गिर गई, अदालतें गिर गई, पुलिस गिर गई, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट गिर गई, हाई कोर्ट गिर गई, सुप्रीम कोर्ट पार्टीजन हो गई। अब ये मसला इमरान खान का नहीं रहा है। ये लोग अभी तक यही समझ रहे हैं कि वो इमरान खान को गिरा रहे हैं, कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। और जब निज़ाम इस तरह से तबाह हो जाता है, अज़हर साहब आप वकील हैं, उसको फिर दोबारा रिस्ट्रक्चर करना और उसको खड़ा करना बड़ा जान जोखों का काम होता है। मुझे बड़ा खौफ आ रहा है कि आगे होगा क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि मैं भी सियासत का एक
ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میں 84 سے جب سے میں نے میٹرک کی ہے میں سیاست میں انوالو رہا ہوں, اور میں بڑی باریکی سے باریک بینی سے چیزوں کو میں دیکھتا رہا ہوں, اور ہمیں بڑا حیران ہوتا تھا. چلے ہم بھی شروع میں ہمیں تصویر کا یہ رخ دکھایا گیا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے ساتھ غدار تھے. اللہ نا اب تو سمجھ آ گئی ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. ہمیں تصویر کا یا ہسٹری کا ایک عجیب سا گھرونا سا ایک رخ دکھایا گیا. میں مشرقی پاکستان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, میں فاطمہ جناح کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, میں لیاقت علی میں ذکر کرنا چاہتا کہ وہ تو میرا چلے گزر گیا ہے پاسٹ. لیکن اب جو ہو رہا ہے, اور کمال کی بات جو ہے نا, بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ 15-16 سیاسی جماعتیں یہ اس گنونے سسٹم کا ایک ایسا حصہ بن گئے ہیں کہ تاریخی طور پر تو پہلے ہم دیکھتے آئے تھے کہ یہ اپنے تئیں لگے رہتے تھے, یعنی چاہے چھانگا مانگے کی سیاست تھی یا اور معاملات دیکھتے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں, آپ کی اسٹیبلشمنٹ, عدالتی نظام, آپ کے ادارے, چاہے وہ نیب لے لیں, ایف آئی لے لیں, وہ سارے کے سارے ایک طرف آگے اکٹھے ہو جائیں. ایک شخص کے خلاف آپ آگے, اب ایسی جگہ پر آپ آگے ہیں کہ یہاں میں جو فائبر دیکھ رہا ہوں نا, وہ میں فائبر ٹوٹتا دیکھ رہا ہوں. میں ایشو خاور مانے کا میں چونکہ بڑی چیزوں کو جانتا ہوں, بڑی تکلیف اور دقت ہوئی. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے خاور مان کا جیسے لوگوں کو, اور شاذیب خانزادہ کو, اللہ نہ کرے کہ اور کیا رہ گیا, یعنی کیا دنیا میں کیا مذاق اڑا رہے ہیں, یعنی کوئی یہ کیس ہی نہیں رہ گیا. کرپشن کا بتایا گیا, پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا. اب دیکھا کہ قوم کوئی بیانیہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہائیبرڈ رجیم, اب تو دیکھا سارے تجربے ہو گئے نا. آپ نے مارشاء اللہ دیکھ لیا, ہم نے یہ پارشاء اللہ بھی دیکھ لیا, ہائیبرڈ رجیم کے ذریعے بھی ہم نے کوشش. اب آپ یہ کیا دیکھ کیا رہے ہیں, اب کیا آپ سمجھتے کیا ہیں کہ پاکستان کا کیا ہوگا اس سارے مسئلے میں؟ اظہر صدیق صاحب دیکھیں, اصل ارادے کیا ہے وہ ہم صحیح طرح سے بھانپ نہیں سکتے. یہ نہ ہو کہ کوئی ایسے ارادے ہوں جو اس وقت سامنے منظر عام پہ نہ ہوں اور در پردہ کچھ اور پلاننگ ہو رہی ہو. لیکن بظاہراً جو ہمارے سامنے لگتا ہے, جس طرح سے نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ویلکم کیا گیا, جس طرح سے پولیس کمشنر ناظرہ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف صاحب کے سامنے سرنگوں ہو گیا, ان کے سامنے لیٹ گیا, جس طرح سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ وہاں بھیج کر ان کے بایو میٹرک کروائی گئی. یاد رہے کہ جس طرح سے جب عمران خان کی بایو میٹرک تھی تو وہیں سے ڈائری سیکشن سے ان کو زدوکوب کر کے, ان کے وکلا کو, ان کے گارڈز کو زدوکوب کر کے ان کو گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی. لیکن نواز شریف صاحب کی بایو میٹرک اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کروائی گئی. وہ 90 منٹ کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ٹھہرے. پھر جس طرح سے بیوروکریسی نے ان کو ٹریٹ کیا, جس طرح سے ان کا مینار پاکستان کا جلسہ جو ہے اس کو سرکاری اہلکاروں کے ذریعے بھرا گیا, جس طرح سے پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن کر کے ان کے کیسز سسپینڈ کر دیے, سینٹینس, جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو اپیل کا رائٹ جو ہے وہ مل گیا ہے, اور اب جو کچھ گھنٹوں میں ان کی اپیل کا پروسیس بھی وہاں پہ شروع ہو رہا ہے ایک ڈویژنل بینچ کے سامنے, اور جس طرح سے ان کو الائنسز بنا کے دی جا رہی ہیں جی ڈی اے کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ, بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے ساتھ, ان سب چیزوں کو, اور دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کی جو ساری پوسچرنگ ہے, اور جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی اور دونوں جماعتیں جو ہیں ان سے برطانیہ کے سفیر نے اور امریکہ کے سفیر نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں بڑی اہمیت کی, ان تمام چیزوں کو دیکھ کے بظاہر لگتا ہے کہ ایک نئے سرے سے ان 2-3 جماعتوں کی ایک مخلوق حکومت بنائی جا رہی ہے, اور ایک ایسا الیکشن ہوگا جس میں تحریک انصاف کی جو رینک اینڈ فائل ہے اسے ڈسفنکشنل کر دیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ایک ہفتے میں جو پہلی گرفتاریاں ہوئی تھیں, جن لوگوں کو پہلے کرمنلائز کیا گیا تھا, اب اس کے علاوہ 884 لوگوں کی ایک لسٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے, جس میں سے 200 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. پولیس والے سورسز یہ کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خوفزدہ کر دیا جائے تاکہ لوگ دوڑ جائیں, گھبرا جائیں, ایبسکانڈ کر جائیں, مفرور ہو جائیں, اور اس کے نتیجے میں الیکشن کے لیے پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں. تو اگر اس طرف سے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اس طرح سے مفلوج کرنا ہے, دوسری طرف سے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو, مولانا فضل الرحمان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تو ایک جعلی الیکشن ہو رہا ہے. ابھی تک لوگ اس کو میرا خیال ٹھیک طرح سے سمجھ اس لیے نہیں پا رہے کہ لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ریگنگ الیکشن کے دن ہوتی. ریگنگ تو ہو رہی ہے جب آپ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین کو, اس کے وائس چیئرمین کو, اس کے پریزیڈنٹ کو, نیشنل اسمبلی کے فارمر اسپیکر کو آپ نے اڈیالہ جیل میں بند کیا ہوا ہے, جب آپ نے کئی 100 لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, آپ نے سیکنڈری جو لیڈرشپ ہے جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, ان کو آپ کہیں بھی لاہور سے کھڑا کر دیں گے تو وہ نواز شریف کے مقابلے میں جیت جائیں گے. جو پچھلے ہفتے انہوں نے عدالت کے باہر نکل کے کہا کہ میں نواز شریف کو کہیں کہ میرے سے مقابلہ کرے, تو آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر نیا مقدمہ یہ بن دیا کہ یاسمین راشد نے اور عمر سرفراز چیمہ نے
शहबाज शरीफ साहब की मॉडल टाउन की रेजिडेंस के ऊपर भी जो हमला किया वो भी उन्होंने ही किया था 9 मई को। अब अंदाजा लगाएं, आप लाहौर शहर से वाकिफ हैं, जो लाहौर शहर की जोग्राफी से वाकिफ है वो ये फैसला कर दें कि यास्मीन राशिद और सरफराज चीमा जो है वो अगर कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला कर रहे थे तो उसी वक्त उन्हीं 2-3 घंटों में वो मॉडल टाउन में कैसे हमलावर हो सकते हैं। ये तो आप किसी उसको बताएं जिसने पाकिस्तान का जोग्राफिया ना देखा हो, जिसने पाकिस्तान का जोग्राफिया देखा हुआ है। मतलब एक ही वक्त में वो ईस्ट लंदन में भी है और वेस्ट लंदन में है, एक ही वक्त में वो साउथ लंदन में भी है और नॉर्थ लंदन में भी है, एक ही वक्त में एक शख्स जो पेरिस में भी है और लंदन में भी है। ये तो यास्मीन जो है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को आप कह लें कि टू फ्रंट सिचुएशन में वो जनरल है, उनको आर्मी चीफ बना दें, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान को टू फ्रंट सिचुएशन पे लड़ना पड़ेगा। तो जब इस तरह की ये चीजें हो रही हैं तो इलेक्शन तो बेमानी हो चुका है अजहर सदीक साहब। अब पता नहीं लोग किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन अपनी अहमियत खो चुका है, निज़ाम के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, डेस्परेशन है बहुत ज़्यादा शदीद, और कोशिश उनकी मसलसल ये है कि हम कोई ऐसी चीज़ करें और कोई ऐसे नताइज पैदा करें कि ऐसा सियासी ढांचा खड़ा कर लें जिसको हम कबूलियत दिला दें मगरब की। पाकिस्तान के लोगों की कबूलियत की इनको परवाह नहीं है, इनको कबूलियत चाहिए वाशिंगटन की, लंदन की, यूरोपियन यूनियन की, IMF की, वर्ल्ड बैंक की। ये सारा प्लान जो है उनके लिए हो रहा है। कबूलियत चाहिए हिंदुस्तान की, पाकिस्तान के लोगों की कबूलियत नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आपने जो बड़ी ज़बरदस्त बात की और आपने जितनी जद्दोजहद की हमारे सामने है, और मैं एक बात किसी तरह मैं बात करता हूँ, कैसा एक निज़ाम आ गया, जो अपने थे वो अपने ना रहे, जो अपने थे वो अपने ना रहे। शहबाज शरीफ साहब की जो ज़्यादती हुई, इमरान रियाज़, फिर आप जैसी कई कदावर शख्सियत और साबिर शाकिर, मैं उनमें कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे जैसे लोग जो भुगते फिर रहे हैं इस निज़ाम पे, जो अपने नहीं थे, वो अपने कैसे हो सकते हैं? यानी जो एक सिनेरियो जो मैं समझ पाया हूँ ना, जो कि लॉयर्स मूवमेंट को शुरू से देख रहा हूँ, कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तानी सियासत में लग रहा है कि पाकिस्तान में और कोई नहीं है, और वो रूल भी कर रहे हैं और रोल भी उनका है। और जो 2005 में एक एजेंडा तय हुआ था, 2007 में लॉयर्स मूवमेंट के ज़रिए उसको एनफोर्स किया गया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उतारा गया, जजेस भर्ती किए गए। आज मैं उसका एक मंतकी अंजाम की तरफ मैं जाता हुआ देख रहा हूँ। तो ये सारा कुछ अगर आप देखें, तो क्या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या बैनुल-अक़वामी इदारे, यानी मैं इंग्लैंड में भी मैं देख रहा हूँ, या ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, इतनी ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है, और ये जो कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ होने के बावजूद लग ये रहा है कि वो तो आँखें बंद कर ल लग क्या रहा है, हकीकत है आँखें बंद हुई हैं उनकी। हम इस तरह यानी सारे मामलात में पाकिस्तान में आज़ादी का ज़ारा राह बंद हो गया। मैंने अपनी मिसाल देखी ना, मैंने एक ट्वीट किया था। यानी मुझे 2 बज के 42 मिनट के ऊपर एक रेफरेंस ग्रुप में शेयर हुआ, मैं तो लंदन बैठा हुआ था। एक रेफरेंस शेयर हुआ, साथी दोस्तों ने शेयर किया, वो जैसे ही आया मैंने वो ट्वीट कर दिया, और वो ट्वीट में वही हकायक था जो जो रिपोर्ट हुए, जो बताया। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि जस्टिस सईद मुज़ाहर अली नकवी, अब जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल, पता नहीं क्या-क्या बातें ये सारी होती रही हैं। और अब जो तस्वीर का जो दूसरा रुख मैं देख रहा हूँ ना, जो मैं तकलीफ की बात है कि अब ज़ुबान इस तरह भी बंद कर देनी है कि आप बात ही ना कर सकें और वही स्टाइल लेकर चले। तो अब यहाँ क्या उम्मीद रह जाएगी आपको? मैं नाउम्मीदी की तरफ नहीं लेके जा रहा, लेकिन मैं यहाँ रोल देखना चाह रहा हूँ कि बैनुल-अक़वामी दुनिया, क्या पाकिस्तान के साथ ये होता हुआ बर्दाश्त कर रहे हैं या क्या चाहते हैं वो? देखिए, मेरा ख़्याल है अज़हर सिद्दीक़ साहब, हम बैनुल-अक़वामी दुनिया के हवाले से हम सारे बड़ी गलतफ़हमी में मुब्तला रहे हैं। उसकी वजह से है कि मग़रबी दुनिया अपना जो चर्चा करती है लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर का या जमहूरियत का या इंसानी हकूक़ का, वो कुछ इस तरह से करती है कि हमें उसके बारे में बड़ी गलतफ़हमी हो जाती है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान में जब इमरान खान की हुकूमत थी पौने 4 बरस की, तो अगर किसी जर्नलिस्ट को कोई हाथ भी लग जाता था, जैसे मतीउल्लाह जान कुछ घंटों के लिए गुम हो गए, तो वो जो था, वो सारी जो पाकिस्तान के अंदर की सो कॉल्ड लिबरल हल्के थे और जो बैनुल-अक़वामी एम्बेसीज़ थी, या किसी और सहाफ़ी को कुछ हो जाता था, किसी लीडर को कुछ, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा इश्यू होता था। जब इमरान खान ने ये कह दिया कि अब लड़कियों को पता नहीं किस किस्म के कपड़े नहीं पहनने चाहिए या शायद उनको स्कर्ट्स नहीं पहननी चाहिए कॉलेजेस के अंदर, वो भी सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बात की। तो आपको पता है कि कितना बड़ा उसका पतंगड़ बन गया। अब वही सारे तबके जो हैं पाकिस्तान के अंदर, जो NGO क्राउड है, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट कमीशन है, और जो दुनिया है, वो देखिए क्या कुछ नहीं हुआ। गुज़िश्ता 20 महीने में कोई कसर नहीं। यानी सिर्फ आप देखें कि 23 मई 2022 को पहली दफ़ा पंजाब में 4,400 घरों के दरवाजे तोड़े गए, दीवारें फलांगी गईं, बच्चों और औरतों को हरासा किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया।
इस सड़कों पे जिस तरह से लोगों को पंजाब में, लाहौर में मारा गया, इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से रेंजर्स का इस्तेमाल एक सियासी मकासद के लिए हुआ, फिर उसके बाद जो सारी मूवमेंट चली, फिर जिस तरह से सहाफ़ियों को, अयाज सादिक साहब को और बहुत से सहाफ़ियों को, जमील फ़ारूकी को, शहीद अरशद शरीफ का कत्ल होना, सेनेटर आज़म सवाती के साथ जो हुआ, डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो हुआ, इमरान रियाज को जो पहले गिरफ्तार किया गया, दूसरी दफ़ा देखिए इमरान रियाज का क्या हशर हुआ। फिर अब अरशद शरीफ को कत्ल हुआ 23 अक्टूबर को उनको कत्ल किया गया कीनिया में, और 3 नवंबर को, ठीक 10 दिन के बाद 3 नवंबर को वजीराबाद में इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई। ये सब चीज़ें इस किस्म की हैं जो पाकिस्तान की 50 बरस की तारीख में इनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। अगर कोई बैनुल-अक़वामी कॉन्शंस होता, कोई ऐसा ज़मीर होता जिसका यहाँ पे एक्सरसाइज हो सकता होता, या उनके कोई मफादात ना होते, तो इससे ज़्यादा हमें क्या बेहतर समझ आता है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, इसमें मगरबी दुनिया के और हिंदुस्तान के मफादात इससे वाबस्ता है। ये हमने पहली दफ़ा देखा है। मेरे चूँकि यूट्यूब चैनल पे बहुत बड़ी तादाद में 5-10% वहाँ पे हिंदुस्तान के लोग भी होते हैं, और वहाँ पे जो आरएसएस के और बीजेपी के लोग हैं, वो आके मसलसल अभी भी इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हमारे खिलाफ बहुत से कमेंट्स लिखते हैं, और वो पाकिस्तान की सूरत हाल में वो उनका झुकाव पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो गया। तो ये समझने की बात है कि हमेशा वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दुश्मन रहे हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, वो अब इस्टेब्लिशमेंट नहीं रही है, वो उस एजेंडे के ऊपर चल रही है जो एजेंडा मगरबी ताकतों को और हिंदुस्तान को कबूल है। यही वजह है कि वो उनकी तायीद कर रहे हैं और हमारे खिलाफ हैं। तो मैं इसको इस तरह से समझता हूँ कि हम अपने इदारों के खिलाफ नहीं है, हमारे इदारों को कंट्रोल कर लिया गया है। अब ये सूरत हाल किस तरह से लोगों को समझाएं, इसका हल क्या है, ये बड़ी एक तकलीफ से सूरत हाल है। इसका सरदस कोई हल अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों शौरी तौर पे भी सिस्टम इतना, लोग जो है वो शौरी तौर पे भी इतने जो है बालग नहीं है कि वो समझ सके कि सूरत हाल हुई क्या है पाकिस्तान के साथ। एक बात और बड़ी जबरदस्त बात है, लोगों को बड़ा ट्रस्ट था, यानी मैं खुद इस अदालती निजाम का अपना 1992 से मैं हिस्सा हूँ, और बड़ी जद्दोजहद की, पब्लिक इंटरेस्ट, इतना कुछ काम किया है, और मैं तो नाउमीद अभी भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे लिए एक तकलीफ दे बात है, मैंने ये नहीं अदालतों का देखा था, हम ख्याल बेंच, मर्जी के बेंचेस, मर्जी के केसेस, और यानी रिपोर्टिंग में मर्जी की, यानी कमाल है कि जो चीज रिपोर्ट करनी है वो करनी है, मेरी मर्जी की चीजें होनी है, आप कोई बात ही ना कर सके, इस हद तक कंट्रोल हो गया हुआ है निजाम। और मैं वो चूंकि मैंने इस इशू पे बात करनी थी, जो कि ताजा तरीन बात है, और सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं, यानी मेरे उस ट्वीट पे बाकायदा मुझे नोटिस किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कि मैंने ट्वीट क्यों किया है। यानी मैंने क्या किया, मैंने तो फैक्ट सारे 2:42 यूके टाइम के मुताबिक एक ग्रुप में शेयर हुआ, 3:45 में मैंने बता दिया, मैं यहाँ बैठा, मैंने वो इन्फॉर्मेशन, मेरा तो काम है इन्फॉर्मेशन देना, मैं जो कि एक तरह से मैं जर्नलिस्ट का एक किरदार भी अदा कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा ट्विटर अकाउंट, बहुत बड़ी फॉलोइंग है मेरी, और मेरा काम है वहाँ इन्फॉर्मेशन देना। और मैं अब जो देख रहा हूँ ना, कि यहाँ जो वाइब्रेंट आवाजें है ना, ये नहीं, मेरे घर में आपको पता है 13 अप्रैल में पेट्रोल पंप से हमला किया गया, फायरिंग की गई, सारी चीजें सामने आ गई, फोरेंसिक की रिपोर्ट भी आ गई है। लेकिन तकलीफ दे बात है कि हम जैसे लोग जाएं कहाँ, हम कोई नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं इंसाफ करें भाई, इंसाफ करें। अब ये बैठ के क्या इंसाफ भी, यानी हम जैसे लोगों को भी इंसाफ के लिए क्या किसी और तरफ देखना पड़ेगा। ये नाउमीदी की बात मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सारा कुछ होने के बावजूद इसका नुकसान जो है वो मैं पाकिस्तान को समझता हूँ, कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह खड़ा हुआ है जहाँ शायद वापसी की चांस कोई नहीं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं कुछ इसके बारे में, सवाल आपका बिल्कुल पर्टिनेंट है, सवाल आपका बड़ा तकलीफ से सवाल है, लेकिन कोई जवाब नहीं है अज़हर साहब मेरे पास इसका। मैंने मतलब जो कुछ पहले कहा है इस हवाले से, मेरे पास अब इसका कोई ठीक जवाब नहीं है कि इस सूरत हाल से हम कैसे निकल पाएँगे। मुझे नहीं इसे कहते हैं समझ आ रही कि इसमें हम कैसे निकल पाएँगे। मुझे कोई क्लैरिटी नहीं। मैं आखिरी बात मैं आखिरी बात की तरफ आता हूँ। ये इलेक्शन जो है ना, मैं बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ, कि मुझे टारगेट करने के लिए सबसे पहले अबसार आलम, आपको याद होगा अबसार आलम, जब 2015 में उसकी तैनाती हुई और एक एजेंडे के तहत आया, वो लिबरल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैंने वो चैलेंज किया 2017 में, जब धरना नवंबर में हुआ तो नवंबर में वो फारिग हो गया, और फैजाबाद धरने का केस जो है वो फैसला हुआ जनवरी 2019 के अंदर।
تو باقاعدہ مجھے ٹارگٹ کیا گیا, میرے ایسوسیٹ کو ٹارگٹ کیا. پھر 90 دن کے الیکشن میں میری جو پٹیشن, میں نے بڑی محنت کی اس پٹیشن کے اندر. انور منصور صاحب وہاں پیش ہوئے, انہیں بات نہیں کرنی دی گئی. اور میرا ریکارڈ اتنا ہے, اور کمال کی بات یہ ہے کہ آئین پاکستان ٹوٹ گیا. صدر کی ڈیٹ دینے کے حوالے سے سیکشن 57 کے تحت الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں تھا, اور وہ سارا کچھ چھوڑ دیا, سارا کچھ ہوا میں چھوڑ دیا. اور اب 8 فروری کو الیکشن کہا یہی جا رہا نہیں ہونے جا رہا, اور وہ تب ہوگا کہ جب سارا کچھ ان کی مرضی کا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری کورٹیں اب آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی نظر نہیں, اور یہ الیکشن آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں الیکشن تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس لیے ہوں گے کہ برطانیہ اور امریکہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. یعنی آئی ایم ایف, برطانیہ اور امریکہ چاہتے ہیں, بیکاز امریکہ کے اندر جو ان کا داخلی سیاسی ڈھانچہ ہے, کانگریس وغیرہ, وہاں پر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو, امریکہ کی حکومت کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور وہ کسی ایسے پاکستان میں نظام کو سپورٹ بہت دیر تک نہیں کر سکتے جو جہاں پہ مارشل لا لگ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں فارمل مارشل لا نہیں لگا. فار آل پریکٹیکل پرپسز تو پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا ہے. جس قسم کی کمال تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی کھڑی ہے, ہائی کورٹس بھی ہیں, عدالتیں کام بھی کر رہی ہیں, کہنے میں کیئر ٹیکر حکومت بھی ہے, لیکن تمام اختیارات جو ہیں وہ تو پاکستان کی ملٹری اتھارٹیز اور آرمی چیف کے نام پہ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو فار آل پریکٹیکل پرپسز پاکستان میں مارشل لا ہے, لیکن اس کو فارمل مارشل لا کا ڈیکلیریشن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس نظام کو جو باہر سے سپورٹ ہے, امریکہ سے, برطانیہ سے, ایون ہندوستان کے ساتھ اگر ان کو کل کو ڈائلاگ کرنا ہے تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ایک فارمل مارشل لا جو ہے وہ لگا ہوا ہو. اچھا, وہی صاحب صرف آخری سوال دیکھیے گا, کیا میں آج اس نہیں, حوالے میں سے یہ کیا جوڑ اگر لیں گے, آپ اس کو عام جوڑ سکیں. ووٹ بیلٹ باکس تک پہنچ جائے, اور اگر کینڈیڈیٹ سارے میدان میں لڑ رہے ہوں, تو پھر بھی پاسبلٹی ہے کہ پاکستان اس نظام کے خلاف لڑ سکتا ہے. اب ان جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو کیا جو بیلٹ باکس کے لیے ووٹ ڈال جائیں گے, ووٹ ڈالنے دیے جائیں گے یا وہ بھی نہیں جانے دیے جائیں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو تو کسی بھی طرح سے اس الیکشن میں کسی بامقصد طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کروانے دیا جائے گا. اور جو الیکشن کی میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ لوگ ایک خواہ کا ایک مذاق کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے اس میں ریگنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. الیکشن کی تو ریگنگ ایک پورا پروسیس ہے. دیکھیں الیکشن کو 90 دن سے بھی کم ٹائم رہتا ہے, اور آپ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ پنجاب, کراچی میں, خیبر پختونخوا میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں عوام کی بہت بڑی تعداد کھڑی ہے, اس سیاسی جماعت کو اس الیکشن میں کسی میننگ فل طریقے سے, صاف شفاف طریقے سے, کھلے ہاتھوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے نہیں دیا جا رہا. اس کا مطلب ہے کہ محض ایک کاروائی کے طور پر گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والا ایک الیکشن ہے, جس کو فوری طور پر مغرب کی جماعتیں اور مختلف جو ادارے ہیں وہ کہیں گے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب الیکشن پاکستان میں ہو گئے, اور ایک بڑا غیر قانونی, ایک ناجائز قسم کا پولیٹیکل آرڈر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ پولیٹیکل آرڈر ویسے میرا خیال ہے 5 سال نہیں چل پائے گا, وہ بڑا انسٹیبل ہوگا, اور اس پولیٹیکل آرڈر کے اندر ہی کھپ پڑ جائے گی, وہ میرا خیال ہے زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکے. مجھے یہ لگ رہا ہے شور یہاں بہت ہے ایکچولی, ورنہ انفارچونیٹلی میں آپ کو پتا ہے مارکیٹ پلیس میں. چلے بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا, دوبارہ میں آپ کو تکلیف میں دیتا رہوں گا. اجازت چاہتے ہیں جی؟ تھینک یو سر, تھینک یو اللہ سو حافظ. مچ. پاکستان زندہ باد.